नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में दरअसल चुनावी समर अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनावी अखाड़े में आज भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। थोड़ी देर में बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहेंगे। बीजेपी इसे विजन डॉक्यूमेंट कह रही है और जिसकी थीम होगी प्रजा ध्वनि, यानी जनता की आवाज। सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कर्नाटक चुनाव के लिए हर पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रही है, यानी घोषणा पत्र। बिल्कुल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र कर्नाटक चुनाव को लेकर जारी करेगी और आपको बता दूं कि इस घोषणा पत्र को संकल्पित करने के लिए, इसको सुनियोजित करने के लिए पार्टी ने ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी क्षेत्र तक पूरे कर्नाटक में अलग अलग लोगों की राय ली है और सभी की राय को संकलित कर इस पत्र को तैयार किया है। इसमें युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग चीजों को रखा गया है और निश्चित तौर पर इस घोषणा पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना विजन आने वाले 5 सालों का जनता के सामने प्रस्तुत करेगी। पीयूष, कितने बजे घोषणा पत्र जारी किया जाएगा? और अक्सर हम देखते हैं कि पार्टियां कुछ संकल्प रखती हैं, 11 संकल्प होते हैं, कभी 5 संकल्प होते हैं, जिनके जरिए जिन्हें वो मेन पॉइंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेंगे। ऐसे कर्नाटक के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं फिलहाल बीजेपी की? प्राथमिकताएं महिला, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है कई विधानसभाओं में और कहीं ना कहीं महिलाएं जो है निर्णायक भूमिका में है, छात्राएं निर्णायक भूमिका में है, युवा निर्णायक भूमिका में, और इन सभी को ध्यान में रख के घोषणा पत्र तैयार किया गया है। 11 बजे ठीक पार्टी दफ्तर में इस घोषणा पत्र को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री कर्नाटक बसवराज बोम्मई और कर्नाटक से आने वाले संसदीय दल के नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहेंगे। उसके अलावा कर्नाटक के प्रभारी, सह प्रभारी भी इस आयोजन में मौजूद दिखाई देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 14 मैसेंजर ऐप्स को बैन कर दिया है। आईबी के इनपुट पर केंद्र सरकार ने बैन किया है। आतंकी गतिविधियों में दरअसल इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐप के जरिए पाकिस्तान से भेजे जाते थे संदेश। केंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आईबी के इनपुट पर केंद्र सरकार ने बैन किया है। तो केंद्र सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया था। दरअसल कई सारे इनपुट्स मिले थे आईबी को, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी बागडोर खुद थाम ली है। सीएम योगी आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी सुबह 10 बजे लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां सुबह 11 बजे जनसभा संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे प्रतापगढ़ के रामलीला मैदान की जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:35 पर जौनपुर में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर वाराणसी शाम 4 बजे जनसभा संबोधित करेंगे। फिर शाम 5:55 पर टाउन हॉल में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। तो निकाय चुनाव की बागडोर संभाल ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब से पहले हमने देखा सहारनपुर भी गए थे। फिलहाल आज मुरादाबाद, प्रतापगढ़, वाराणसी में सीएम योगी रैलियां करेंगे। साथ ही जौनपुर भी जाने का कार्यक्रम है। हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं लखनऊ से। वाराणसी से मदन मोहन भी हैं।
नीरज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कमान को संभाल लिया है और चुनाव प्रचार हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ चल रहा है। किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमान उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। लगातार 5-5 रैलियां वो कर रहे हैं और आज देखिए मुरादाबाद, इसके अलावा वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर और गोरखपुर, यानी कि एक एक दिन में 5-5 बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर तरह से सड़क पर उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी अपना प्रचार शुरू किया है, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बड़ी रैली अभी तक नहीं की। हाँ, मेट्रो और तमाम तरीके से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो एकजुट हों और मतदान करें। लेकिन इस समय अगर कहा जाए कि बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो लोकसभा और विधानसभा की तरह लड़ रही है। एक एक बूथ पर, एक एक जिले में जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, इसके अलावा तमाम कैबिनेट मंत्री वो लगाए गए हैं। यानी एक एक दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों की बात करें तो सभी मंत्रियों को मिलाकर 20 से 25 बड़ी सभाएं हो रही हैं और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लीड कर रहे हैं। और इस बार अगर कहा जाए जो तमाम दल हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा और समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर है, लेकिन इसके अलावा बसपा हुई, कांग्रेस हुई, आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल मैदान में नहीं दिखाई दे रही हैं और ना उनके बड़े लीडर अभी तक मैदान में उतरे हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है और ट्रिपल इंजन की सरकार की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मदन हमारे साथ हैं। मदन, वाराणसी पहुंचेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार दोहरा रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार की क्या महत्वता है। मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जब से जो है निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी बागडोर जो है संभाल ली और लगातार कहा जाए तो पूरे प्रदेश में जो है कई जनसभाएं जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो इसके साथ कैबिनेट मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री जो है इनकी बागडोर जो है संभाले हुए हैं। तो लगातार अगर कहा जाए तो सीएम योगी का 10 दिन में जो है ये लगभग चौथा दौरा है। और इसमें अगर बात करें तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे और उन्होंने जो है कहा था कि कोई भी जो है बूथ नहीं छूटना चाहिए, हर बूथ पे जो है कार्यकर्ता जो है वो जाए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करे। साथ ही साथ उनके साथ में विधायक और मंत्री भी जो है वो भी जो है कहा जाए तो कैंपेनिंग कर रहे थे। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है एक इवेंट के तौर पे कर रही है, इसको जो है कहा जाए तो एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार अगर कहा जाए कि कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो है खुद योगी आदित्यनाथ जो है वाराणसी में है आ रहे हैं और आज कहा जाए तो लगभग जो है 4 बजे के आसपास जो है वो शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में पहुंचेंगे। वहां पे वो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 100 जो है कहा जाए तो वार्ड यानी कि निकाय चुनाव के वार्डों का जो है होना है। इसमें अगर मेयर प्रत्याशी की बात करें तो 1995 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का इस पे कब्जा रहा है। तो ऐसे में जो अगर बात करते हैं तो इसको जो है कहीं ना कहीं बरकरार जो है भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है, जिसको लेकर के अगर कहा जाए तो चुनावी दौर जो है जारी है। ऐसी ही कोशिशें गोरखपुर में भी देखने को मिल रही हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सुरक्षित सीटों में गोरखपुर का नाम भी आता है। फिलहाल गोरखपुर में क्या हलचल है? सीएम योगी भी पहुंचे और निकाय चुनाव को लेकर भी। हाँ देखिए चारुल, अगर बात करें तो गोरखपुर में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कब्जा किया हुआ है। कंटिन्यू 25 वर्षों से मेयर का जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। एक बार अगर हम छोड़ दें तो एक बार किन्नर आशा देवी जो है निर्दल प्रत्याशी लड़ी थी और उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन अब अगर बात करें तो जिस तरह सीएम योगी एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको ये मान के चला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल ही भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है। अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल हैं उन दलों के कोई बड़े स्टार प्रचारक, बड़े नेता जो हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार में नहीं उतर पाए हैं। लेकिन योगी 2 दिन पहले जो है
प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो एक तरह से सीएम योगी के कंधों पर निकाय चुनाव की जिम्मेदारी, हालांकि पहले फेज का चुनाव है, 4 मई को मतदान हो रहा है। इसके बाद दूसरे फेज में संत कबीरनगर जो है बस्ती है और भी तमाम जिले हैं, लेकिन पहले फेज में सीएम योगी जिस तरह से एग्रेसिव दिख रहे हैं, ये मान के चला जा रहा है कि जो चुनाव है इसको सीएम योगी कंधे पर रख के लड़ा जा रहा है और सीएम योगी लोकसभा के जो है लोकसभा की तैयारियों के मद्देनजर ये बागडोर संभाल भी ली है। प्रदीप आप बने रहिए, मदन नीरज आप भी बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, पार्टी नेताओं के साथ लखनऊ मेट्रो में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए अखिलेश यादव भी प्रचार के लिए उतर रहे हैं और वो मेट्रो में प्रचार करेंगे, लखनऊ मेट्रो में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। नीरज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागडोर संभाल ली है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव भी प्रचार की कमान संभाल रहे हैं और लखनऊ मेट्रो में वो प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, आज 4 बजे का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का। वो मेट्रो पर सवार होके और उसके बाद वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही नज़र आती है कि मेट्रो में कितने लोग उनकी बातें सुनेंगे, कितने लोग उनसे मिल पाएंगे या कितने लोगों से वो जुड़ पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं सड़क की अपेक्षा, कि सड़क पर जाके प्रचार करें। उसके अपेक्षा वो मेट्रो या जो चीज़ें उन्होंने बनवाई है, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, उनसे प्रचार का माध्यम बना रहे हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार कितना भरोसा जनता उन पर करती है, ये आने वाले 13 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए ये लगातार कहा भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव है उतना वो ग्राउंड जीरो पर एक्टिव नहीं है। मदन, समाजवादी पार्टी हम देख रहे हैं कि अब प्रचार जो है वो शुरू हो रहा है, हालांकि अब से पहले भी देखने को मिला, लेकिन अखिलेश यादव उतने एक्टिव नहीं थे। बनारस में समाजवादी पार्टी किस तरह से एक्टिव नजर आ रही है, किस तरह से प्रचार कर रही है निकाय चुनाव को लेकर? लगभग कहा जाए तो चुनाव के प्रचार का जो है लगभग कहा जाए तो 10 दिन जो है पूरा हो चुका है। कल जो है शाम 5 बजे तक अंतिम प्रचार होगा। ऐसे में बात करें तो अभी तक जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता अभी जो है कहा जाए चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे तमाम जो कैबिनेट मंत्री के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको में अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोई बड़े नेता चुनावी प्रचार में नहीं आए हैं। ऐसा अगर दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो कई जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें या कांग्रेस की बात करें तो कई ऐसे जो कहा जाए कि जो कार्यकर्ता थे जो काफी वर्षों से जो है लगे हुए थे, उनको कहा जाए कि टिकट की अपेक्षा थी, लेकिन वो बागी हो गए हैं। तो जिसके अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कल जो है 36 लोगों को जो है निष्कासित किया है 6 साल के लिए। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो कि लगातार जो बागी प्रत्याशी है कहीं ना कहीं वो चुनावी समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो उन्होंने भी ये जब क्षेत्रीय कार्यालय में जब उन्होंने बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी कार्यकर्ता नाराज ना हो, क्योंकि अभी ये रास्ता बंद नहीं होता है, इसमें जो है सहयोग करें। चीज है और खासकर चुनाव में पार्टियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो। आपके पास आएंगे प्रदीप, गोरखपुर में फिलहाल समाजवादी पार्टी का क्या आप देख पा रहे हैं चुनाव प्रचार में? हालांकि बीजेपी की सुरक्षित सीट है, लेकिन प्रयास किस तरह से कर रही है सपा वहां पर? देखिए, अगर हम बात करें चालसी, तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी बिल्कुल प्रयास न के बराबर कर रही है, क्योंकि देखिए काजल निषाद जिनको इन्होंने टिकट दिया है वो पहले कंपेयरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, वहां पर बुरी तरह हार चुकी है। इसके पहले अगर हम बात करें 1999 के चुनाव में तो गोरखपुर ग्रामीण से उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की सीट पर, वहां पे चुनाव हार गई थी। और अगर हम गोरखपुर शहर की बात करें 1,10,000 सिर्फ कायस्थ मतदाता है और कायस्थ समाज का एक जो है बड़ा प्रत्याशी, बड़ा चेहरा डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को बीजेपी ने तुर पैक तक खेलते हुए उतार दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद को लाया गया है। निषादों की जो संख्या है वो निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो निरंतर घर घर जाके जो है निषादों से ये कह रहे हैं कि
निषाद पार्टी का कोलैबोरेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जो निषाद जो समझ के दिया था अखिलेश यादव ने काजल को टिकट, वो समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कोई बड़ा स्टार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन समीकरण बनाए रखना बहुत जरूरी है फिलहाल चुनाव में। प्रदीप बहुत शुक्रिया, नीरज, मदन आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे राहुल। तुमकुर, हासन और चामराजनगर में जनसभाएं रखी गई हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने भी पूरा दमखम झोंक दिया है। राहुल गांधी आज कर्नाटक में तुमकुर, हासन और चामराजनगर में चुनावी रैलियां करने वाले हैं और साथ ही कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो अशोक गहलोत भी प्रचार में उतरेंगे। 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तुमकुर, हासन और चामराजनगर में ये जनसभाएं हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा हमला बोला है। कर्नाटक की चुनावी सभा में हमला बोला और कहा कि कर्नाटक के लोगों का ध्यान भटका रही है बीजेपी। मोदी पहले पीएम हैं जो रोते हैं कि उन्हें गालियां दी गई। लोगों के सामने खुद की समस्याएं रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि कर्नाटक के लोगों का दरअसल ध्यान भटका रही है बीजेपी। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सामने रोते हैं और कहते हैं कि मुझे गालियां दी गई हैं। बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस पर बरसे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कर्नाटक में बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बात करना शोभा नहीं देता है। कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में करोड़ों घोटाले हुए हैं, बीजेपी अध्यक्ष की ओर से कहा गया और कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उन्हें भ्रष्टाचार की बात करना शोभा नहीं देता है। कांग्रेस की सरकार में करोड़ों घोटाले हुए हैं। दावणगेरे की चुनावी सभा में बड़ा हमला बोला बीजेपी अध्यक्ष ने। और डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। शिव कुमार जी, आप और सिद्धारमैया के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द के बारे में चर्चा अच्छा नहीं लगता। ये आप ही की सरकार थी ना जब 400 करोड़ से ज्यादा का मालप्रभा का स्कैम हुआ था, कैनाल स्कैम। ये आप ही की सरकार थी ना जब टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था। ये आप ही की सरकार थी ना जब पुलिस रिक्रूटमेंट का स्कैम हुआ था। ये आप ही की सरकार थी ना जब अर्कावती लैंड स्कैम हुआ था और 8,000 किसानों को भूमि से आपने वंचित किया था। इसलिए सिद्धारमैया जी 2014 में स्कैम, 2015 में स्कैम, 2016 में स्कैम, 2017 में स्कैम, हर साल एक नया स्कैम। ये स्कैम में डूबे हुए लोग भ्रष्टाचार की बात करना मुंह में शोभा नहीं देता।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस है। महाराष्ट्र आंदोलन में जान देने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस है और मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस आज। सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने आंदोलन में अपनी जान गंवाई। तस्वीरें आप देख सकते हो उस दौरान जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे थे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रोजगार को लेकर एनडीएमसी का बड़ा ऐलान। 4,400 अस्थायी कर्मियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ये नियुक्ति पत्र देंगे। 3 मई को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तालकटोरा स्टेडियम में गृह मंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जापान में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। जापान के ओकिनावा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 6.2 इसकी तीव्रता रही है। इस भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें हिलने लगी। तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप के बाद फुकुशिमा शहर में बिजली चली गई। भूकंप के झटके टोक्यो तक महसूस किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक बड़ी खबर है। यहां पर नक्सलियों ने बड़ी साजिश की। झूल पगड़ी पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया है। डीआरजी की टीम मौके पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इट्टापारा में नक्सलियों ने बड़ी साजिश रची है। फूल पगड़ी पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। डीआरजी की टीम मौके पर फिलहाल मौजूद है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से यह बड़ी खबर है। लगातार नक्सलियों की साजिशें हैं वो यहां पर देखने को मिलती हैं। हाल ही में भी हमने देखा था कि किस तरह से नक्सलियों ने साजिश रची थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ के सुकमा से यह बड़ी खबर। यहां पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी साजिश नक्सलियों ने यहां पर रची थी। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के आश्रम में हिट एंड ड्रैग का मामला सामने आया है। कार के बोनट पर शख्स को घसीटा गया है। शख्स को 2 किलोमीटर तक बेरहमी से घसीटा गया है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिट एंड ड्रैग का मामला एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिला है। एक शख्स को 2 किलोमीटर तक बेरहमी से घसीटा गया है। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार के बोनट पर शख्स को घसीटा गया। दिल्ली के आश्रम का यह पूरा मामला। एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों से ये मुठभेड़ की जो घटना है इसे अंजाम दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में
नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। ये बताते हुए बहुत समाधान है कि हमारे C-60 फोर्स ने गढ़चिरौली में कल एनकाउंटर में 3 नक्सल समर्थकों को, माओइस्ट को वहाँ पर मार गिराया है। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कई लोगों की जान भी ली थी और बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने वाले, जिनके माथे पर पुरस्कार भी रखा हुआ था, ऐसे ये लोग थे जिनको कल एनकाउंटर किया गया है। मैं हमारे पुलिस का अभिनंदन करता हूँ। महंगाई ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। कीमतों में 171 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती देखने को मिली है। नई कीमतें 1856 रुपये 50 पैसे। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। 171 रुपये 50 पैसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।